हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में आज 2 से 3 चर्चा करनी है। एक तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाली बात कल पेंडिंग थी। एक तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाली बात को समझ करके खत्म करें। दूसरा बेटा, मैं बैलेंस शीट पर शिफ्ट हो जाऊंगा, तुरंत ही बैलेंस शीट के क्वेश्चन भी स्टार्ट हो जाएंगे आज ही। प्रोबेबली बेटा, जो अगला लेक्चर होना चाहिए वो बेटा लास्ट लेक्चर होना चाहिए इस चैप्टर का। ठीक है जी। आप सब सामने देख रहे हैं बेटा। लो जी, सामने देखो बस, बिल्कुल सामने। तो वो बस, अब आप सामने देखेंगे सर। ऑलरेडी 5 मिनट जा चुके हैं मेरे। इतनी समझ आ रहा है क्या? क्या समझाऊं? तो वो ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट आता है ग्रॉस प्रॉफिट, और पी एंड एल अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट को आपने ब्रॉट डाउन किया या बहुत सारी इनकम्स को जोड़ा। कल हमने बात करी, बहुत सारे खर्चों को माइनस किया, उसके बाद बेटा रिजल्ट आया नेट प्रॉफिट। अब आराम से सुनना चाहिए बेटा। ऑल्दो मुझे रिप्रेजेंट तो सिर्फ पी एंड एल अकाउंट में नेट प्रॉफिट को करना होता है और ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट को, लेकिन कल मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर, मुझे क्या प्रेजेंटेशन करके दिखानी है? बेटा, इस पीएनएल अकाउंट में प्रेजेंट करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है ना जी, हम सेपरेटली प्रेजेंट कर देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को। वो मैं सिखाता हूं कैसे। बेटा, अगर मैं इनकम की बात करूं, ये जो मैंने पीएनएल अकाउंट में जोड़ी है, और मैं अगर इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई करना चाहूं, तो बेटा मैं 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकता हूं। बहुत सारी इनकम इसमें से ऐसी है जो ऑपरेटिंग इनकम है, और बहुत सारी इनकम इसमें से ऐसी है बेटा जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। जैसे कि बेटा, पीएनएल अकाउंट में जितनी भी इनकम है, अगर मैं इनको 2 पार्ट में क्लासिफाई करूं, तो बहुत सारी इनकम इसमें से ऑपरेटिंग इनकम है और बहुत सारी इनकम इसमें से नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। अगर खर्चों की बात करूं तो बेटा बहुत सारे खर्चे ही ऐसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं और बहुत सारे खर्चे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। अब क्या फर्क है भैया? क्या होती है ऑपरेटिंग इनकम और क्या होती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और ऐसे ही खर्चों में क्या है ऑपरेटिंग खर्चे और क्या है नॉन ऑपरेटिंग खर्चे? बेटा पहले इनकम पर आ जाओ। बाबू, ऑपरेटिंग इनकम वो होती हैं जो बेटा बिजनेस से हुई है। मेरे बिजनेस को ऑपरेट करने से होने वाली इनकम ऑपरेटिंग इनकम है। मेरे बिजनेस को ऑपरेट करने से होने वाले खर्चे ही ऑपरेटिंग खर्चे भी हैं। जैसे कि बेटा एक बात करते हैं, मैं कहता हूं आपकी दुकान है, आपकी दुकान का नाम है 5 स्टार जनता। 5 स्टार जनता ने अपनी दुकान की वजह से जो कुछ कमाया, या तो बेटा वो सेल्स होगी, ट्रेडिंग अकाउंट में गई होगी, या बेटा और कुछ भी कमाया, वो सब ऑपरेटिंग इनकम होगी। अगर बिजनेस को ऑपरेट करने से कोई इनकम हो रही है तो वो ऑपरेटिंग इनकम है। बिजनेस के अलावा कहीं और से कोई इनकम हो रही है तो बेटा वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। समझते हैं जी कौन सी और इनकम? बाबू, 5 स्टार जनता, ये जो फर्म है, इनका ना एक बेटा प्लॉट ऑफ लैंड पड़ा है, या क्या फ्लैट पड़ा है, लेट सपोज नोएडा में। और वो बेटा फ्लैट इन्होंने रेंट पर चढ़ाया हुआ है, 50,000 रुपए महीना रेंट है, 6 लाख रुपए साल का रेंट आया। तो वो रेंट रिसीव इन्होंने जर्नल एंट्री करी, लेक्चर में गया, ट्रायल में गया, और आज रेंट रिसीव मुझे दिखाई दे रहा है। बाबू, रेंट रिसीव हुआ है, इनकम में दिखाओगे? यहां पर आपने रिकॉर्ड कर दिया, बस मुझे ये बताओ क्या ये ऑपरेटिंग इनकम है? दुकान से हो रहा है ये इनकम? ये तो बेटा दुकान की इनकम नहीं है। ये तो बेटा दुकान के अलावा बाहर से हो रही है इनकम। ऐसी इनकम को बेटा हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। समझ आई बात? और यही मैं कहूं डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड किस चीज का एग्जांपल है? ये बेटा ऑपरेटिंग इनकम का एग्जांपल है। तो वो हल्दीराम कंपनी ने इनको बोला कि अगर आप हमसे 10 लाख रुपए का सामान ले लो तो हम इतने % डिस्काउंट काट देंगे आपको। ठीक है जी। और मतलब पेमेंट भी कैश होनी चाहिए। इन्होंने कहा ठीक है जी, 10 लाख का माल हमारे लिए कुछ भी नहीं है और कैश पेमेंट भी हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे ऑलरेडी 5 से 6 स्टोर चल रहे हैं, मिनट में ले लेंगे हम तो। इन्होंने 10 लाख का सामान खरीद लिया और बेटा तुरंत कैश पेमेंट कर दी, इन्हें कुछ डिस्काउंट मिल गई। बेटा ये डिस्काउंट तो दुकान की वजह से ही मिली है, अगर दुकान ना होती है डिस्काउंट थोड़ी होती। तो बेटा डिस्काउंट रिसीव होना एक ऑपरेटिंग इनकम है। समझ में आ रही है अभी तक सारी बात? दुकान से होने वाली इनकम ऑपरेटिंग, दुकान के
अलावा कहीं और से इनकम हो रही है तो वो नॉन ऑपरेटिंग। रेंट रिसीव नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मैंने पहला एग्जांपल दिया। दूसरा एग्जांपल, बेटा 5 स्टार जनता ने एक एफडी करा रखी है बैंक में 1 CR की, हर साल इंटरेस्ट आता है 6.5%, 6.5 लाख रुपए का इस बार इंटरेस्ट रिसीव हुआ। दुकान से हुआ, दुकान की इनकम है ये, एफडी से हुई इनकम, दुकान से तो नहीं हुई है इनकम। 6.5 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ, अगेन नॉन ऑपरेटिंग इनकम का दूसरा एग्जांपल है। ठीक है जी। इन्होंने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, लेट्स सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया, इन्हें डिविडेंड मिला साल भर का 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख का डिविडेंड मिला, दुकान से हुई है ये इनकम, ये तो आपकी इन्वेस्टमेंट से इनकम हो रही है। डिविडेंड रिसीव होना नॉन ऑपरेटिंग का तीसरा एग्जांपल है। ये जो नोएडा नोएडा वाला फ्लैट है, आपने 1 CR का खरीदा था, आज 1.5 करोड़ का बेच दिया, 1 करोड़ का खरीदकर 50 लाख का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, क्रेडिट में जाएगा, इनकम है। बेटा दुकान से हो रही है क्या ये इनकम? दुकान से तो नहीं हो रही है इनकम। चौथा एग्जांपल है नॉन ऑपरेटिंग इनकम का। समझ में आती है जी बात? पक्का से एग्जांपल क्लियर हुए? बेटा नॉन ऑपरेटिंग इनकम अभी 11th क्लास के हिसाब से बोलूं तो सिर्फ 4 ही हो सकती है, मैंने चारों बता दी एक एक करके। ठीक है जी। ऐसे ही बेटा ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग खर्चे भी हो सकते हैं। अच्छा ये सोचो, अगर प्रॉफिट ना हुआ होता, उस फ्लैट को बेचने पर लॉस हो जाता, आपने 1 करोड़ का फ्लैट खरीदा लेकिन बेचा 90 लाख का, बहुत मजबूरी में, ये दुकान से लॉस हुआ? दुकान को तो लॉस नहीं है ये। पर भैया सारे लॉस डेबिट होते हैं, तो डेबिट में दिखाना तो पड़ेगा। बेटा अगर 10 लाख रुपए का फ्लैट बेचने पे लॉस हुआ तो बिजनेस की वजह से तो नहीं हुआ, लेकिन सारे नुकसान, सारे के सारे एक्सपेंसेस जाएंगे तो पीएनएल के डेबिट साइड। बेटा मैंने पीएनएल के डेबिट साइड तो दिखा दिया, बट ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है क्योंकि ये बिजनेस से नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं और ऑपरेटिंग खर्चों की बात करूं, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, बिजनेस चला रहा हूं तो स्टेशनरी मंगानी पड़ती है, बिजनेस का खर्चा है, बिजनेस बंद कर दूंगा ये खर्चा होएगा ही नहीं। तो बिजनेस चलाने के खर्चे ऑपरेटिंग है। ठीक है ना जी। सैलरी, बिजनेस चला रहा हूं तो भैया स्टाफ रख रखा है, सैलरी देनी पड़ती है, ना बिजनेस चलाऊंगा ना एक खर्चा होगा। तो ऑपरेटिंग खर्चे वो हैं जो बिजनेस चलाने के खर्चे हैं, ऐसे ही नॉन ऑपरेटिंग खर्चे वो हैं जो बिजनेस की वजह से नहीं हो रहे, किसी और वजह से हो रहे हैं। मैं नॉन ऑपरेटिंग खर्चों की लिस्ट और ऐड करूंगा, अभी मैंने सिर्फ एक ही एग्जांपल बोला है, फिलहाल सामने देखेंगे बेटा क्या होते हैं। बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट सुनना, अगर ग्रॉस प्रॉफिट में सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दो और सिर्फ ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर दो, तो बेटा जो रिजल्ट आएगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। ठीक है जी। जीपी आपने ब्रॉट डाउन कर लिया, इस तरफ दो तरीके की इनकम है, सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दो, सिर्फ ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर दो, तो जो प्रॉफिट आएगा वो बिजनेस को ऑपरेट करने से हो रहा होगा। उसने ये पूछा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, दुकान का प्रॉफिट कितना है, दुकान का प्रॉफिट निकालना है तो दुकान की इनकम ही जोड़नी पड़ेगी, दुकान के खर्चे ही माइनस करने पड़ेंगे, निकल जाएगा बेटा दुकान का प्रॉफिट। ठीक है ना जी। तो अगर मुझे कभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना हो, जीपी में बेटा जोड़ दो ऑपरेटिंग इनकम, माइनस कर दो ऑपरेटिंग खर्चे, आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है जी। दूसरी बात बेटा, व्हाट इफ कि अगर मैं नेट प्रॉफिट तक पहुंच चुका हूं, कैसे निकालूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट? अगर मैं नेट प्रॉफिट तक पहुंच चुका हूं, मैं यहां तक पहुंच चुका हूं, तो कैसे निकालूं? बेटा रटने की जरूरत नहीं है, आपके सामने ही फॉर्मूला की फ्रेमिंग होगी, लास्ट टाइम भी आपके सामने ही हुई थी। एक बात बताओ, जीपी में अगर ये इनकम जोड़ता और ये माइनस करता तो आता ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एनपी कैसे आया होगा? दोनों इनकम जोड़ दी होगी, दोनों खर्चे माइनस कर दिए होंगे तो आया होगा एनपी। ठीक है जी। अब मैं एनपी तक पहुंच चुका हूं, मैंने कहा भैया ये क्यों खर्चा माइनस कर दिया, ये तो खर्चा माइनस ही नहीं करना होता ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए, चलो कर दिया माइनस, कोई दिक्कत नहीं, वापसी ऐड कर दो। ये इनकम क्यों जोड़ दी, ये तो जोड़नी नहीं थी, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना था आपने ये इनकम भी जोड़ दी, ये खर्चे भी माइनस कर दिए, ये खर्चा माइनस कर दिया, इसलिए वापसी ऐड बैक कर दो, ये इनकम भी जोड़ दी इसलिए माइनस कर दो। बेटा अगर आप रिवर्स चलोगे तो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, रटने में जैसी कोई चीज नहीं है। क्लियर है जी बात? समझ में आती है बात? भैया कईयों का तो फैशन ट्रेंड ये बन चुका है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर्मूला लिखो और रटवा दो। सर ऐसा कुछ है ही नहीं इसके अंदर कि मैं रटवा दूं, मैंने आपके सामने सब कुछ डिराइव किया। क्लियर बात? अब बेटा मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मैं ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग खर्चे की लिस्ट ऐड कर याद कर लेता हूं, लर्न कर लेता हूं। भैया ये लिस्ट ना निकालने की जरूरत है, ना ही लर्न करने की जरूरत है, क्योंकि ऑपरेटिंग खर्चे, बिजनेस के खर्चे बहुत ज्यादा होंगे। नॉन ऑपरेटिंग खर्चे मेरे कोर्स में सिर्फ 5 हैं,
नॉन ऑपरेटिंग इनकम मेरे कोर्स में सिर्फ 4 हैं। ये इनकम भी 4 से काफी ज्यादा होंगी, खर्चे तो बेटा कल पता ही है आपको, एक एक क्वेश्चन में कितने कितने आ रहे थे, 25 25 30 30 आ रहे थे। बाबू अगर ये लिस्ट याद करने की कोशिश करोगे 90 100 की लिस्ट होगी, क्या जरूरत है, 5 को याद कर लेते हैं ना। तो बेटा हम हमेशा क्या चलेंगे, अगर क्वेश्चन मुझसे कभी भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मांगेगा, मैं हमेशा पहले नेट प्रॉफिट तक आ जाऊंगा। नेट प्रॉफिट तक आ गया, रिवर्स ऑर्डर में चल लो, नेट प्रॉफिट तक आ गया, नॉन ऑपरेटिंग खर्चों को जोड़ दो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर दो। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है सुनो, अभी मैंने 4 का नाम बोला था, वो चारों रेंट रिसीव्ड, दुकान से नहीं हो रहा भैया, फ्लैट से हो रहा है। इंटरेस्ट रिसीव एफडी से हो रहा है बेटा, दुकान से नहीं हो रहा। डिविडेंड रिसीव शेयर खरीद रखे हैं वहां से मिल रहे हैं, दुकान से नहीं इनकम हो रही। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये तो है बेटा 4 नॉन ऑपरेटिंग इनकम। खर्चे 3 तो इससे से पूरे हो जाएंगे बेटा। इंटरेस्ट पेड, यहाँ इंटरेस्ट रिसीव है, यहाँ इंटरेस्ट पेड, मैं भी बताता हूं बात। दूसरा यहाँ डिविडेंड रिसीव्ड है, डिविडेंड पेड, यहाँ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है, यहाँ लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। पहले इन 3 की बात करो बेटा। डिविडेंड और इंटरेस्ट पेड कभी भी आपके लिए ऑपरेटिंग खर्चा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता मैं बता देता हूं बेटा। डिविडेंड पे करना, इंटरेस्ट पे करना सिर्फ फाइनेंस कंपनी के लिए ऑपरेटिंग होता है। फाइनेंस कंपनी पता है किसे बोलते हैं, बैंक को बोलते हैं बेटा। बैंक के लिए इंटरेस्ट पे करना और डिविडेंड पे करना उसकी दुकान चलाने के बराबर है। इधर देखो प्लीज मेरी तरफ, बैंक का क्या काम होता है, सारा दिन लोगों के डिपॉजिट एक्सेप्ट करूं, सारा दिन लोन दो, यही होता है ना। उनके लिए ब्याज मिलना, भैया जो उन्होंने लोन दिया उस पर ब्याज मिल रही है, ये भी ऑपरेटिंग इनकम है। और वो जो ब्याज दे रहे हैं, जिसने भी उनके यहाँ सेविंग खाता खुलवाया हुआ है, उनके लिए इंटरेस्ट देना भी क्या है, ऑपरेटिंग। उनके लिए ये इनकम भी ऑपरेटिंग है, ये खर्चा भी ऑपरेटिंग है। हमारे लिए खर्चा हमेशा नॉन ऑपरेटिंग है। हमारे लिए इंटरेस्ट और डिविडेंड कभी ऑपरेटिंग नहीं हो सकता, ये बैंकों के लिए ऑपरेटिंग होता है, सिर्फ बैंक के लिए। बैंक की दुकान का खर्चा है ये तो, हमारी दुकान नहीं है लोन लेने की और लोन देने की, ये बैंक की दुकान है। समझ आई बात। इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड हमारे लिए हमेशा नॉन ऑपरेटिंग है, बैंक के लिए हमेशा ऑपरेटिंग, सिर्फ फाइनेंस कंपनी के लिए ऑपरेटिंग हो सकता है। क्लियर है बात। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट की मैं बात पहले कर चुका हूं, बस आखिरी की 2 बातें, 2 और खर्चे बेटा। इस लिस्ट में 2 और खर्चे क्या है, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, और एक आखिरी बात चैरिटी या डोनेशन। देखो बेटा अनयूजुअल जो खर्चे हैं, ये एक अनयूजुअल खर्चा है, इसे भी कभी भी ऑपरेटिंग नहीं माना जाता, इसे भी हम मानते हैं कि ये नॉन ऑपरेटिंग है। और रही बात 5वीं, में बताता हूँ वो मेरा ये बिजनेस है, ठीक है जी। मैं एक बार अपने ऑपरेटिंग खर्चे बताता हूँ आपको क्या है। यहाँ पर एक स्टाफ आता है जो ये साफ सफाई करता है, भैया हाँ मेरा व्यापार चलाने का खर्चा है, बिल्कुल मेरी दुकान का खर्चा है। बेटा स्टेशनरी आती है मेरे पास, कभी पेन्स आते हैं, कभी प्रिंटर के पेपर आते हैं, ठीक है जी, कभी कार्ट्रिज में इंक डलती है, स्टेशनरी का खर्चा ऑपरेटिंग खर्चा है, ठीक है जी। लेकिन एक बात बताओ, कोई इंसान दान मांगने आ गया मुझसे बाबू, और मैं दान दे रहा हूं, ईमानदारी से एक बात बताओ, इमोशनल होकर नहीं, ये मेरी दुकान का खर्चा है, इसके बिना दुकान नहीं चलेगी, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो बेटा इमोशनल होकर नहीं, बिजनेस व्यापार के एंगल से बात करो तो ये बेटा एक नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है, चैरिटी या डोनेशन का, इसको भी छोड़ देना। क्लियर हो गई बात। 3 इनकम में से 3 खर्चे निकाले, चैरिटी, डोनेशन और अनयूजुअल खर्चे, लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट, ये 5 चीजें बेटा नॉन ऑपरेटिंग खर्चे हैं। क्लियर अब बात। आओ जी एक बार फटाफट से कल वाला क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट करते हैं। जीपी निकालो, एनपी निकालो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मैंने आपको कहा था जीपी और एनपी निकाल दो, क्वेश्चन इनकी तरह सॉल्व नहीं करना। देखो ये क्या करते हैं, इन्होंने जीपी निकाला, ऑपरेटिंग इनकम जोड़ी, ऑपरेटिंग खर्चे माइनस करे, पूरी लिस्ट ढूंढने बैठ गए पागलों की तरह, ऑपरेटिंग कौन से, नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला, फिर उसको ब्रॉट डाउन करा, फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ी, नॉन ऑपरेटिंग खर्चे माइनस करे, एनपी निकाला। ऐसे कुछ नहीं होगा। आपने जीपी निकाला होगा, एनपी निकाला होगा, 2,34,000। आओ जी हम कैसे सॉल्व करते हैं उसकी बात करते हैं बेटा। हमने नेट प्रॉफिट तक हम पहुंच चुके हैं। मैं कभी नहीं कहूंगा जीपी से शुरू होकर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना, मैं हमेशा कहूंगा एनपी से शुरू होकर निकालना, बहुत आसान पड़ेगा।
ऑपरेटिंग इनकम जोड़ना, ऑपरेटिंग खर्चे माइनस करना, भाई बहुत बड़ी लिस्ट है, उस लिस्ट को याद रखने की जरूरत ही नहीं है। नॉन ऑपरेटिंग की लिस्ट बहुत आसान से याद रखी जा सकती है। इसमें नॉन ऑपरेटिंग खर्चे जोड़ देते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर देते हैं, निकल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपने कल निकाला होगा, 2/4 आया होगा, अभी मैंने बुक से भी दिख दिया। आओ जी रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना शुरू करते हैं। गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, भैया बिल्डिंग बेचने से कमाया प्रॉफिट, दुकान से थोड़ी कमाया। नॉन ऑपरेटिंग इनकम है 50,000 रुपए की, बाहर कर दो। लॉस बाय थेफ्ट, बेटा चोरी हो गई, नुकसान हो गया, अनयूजुअल खर्चा है, नॉन ऑपरेटिंग खर्चा माना जाता है, 25,100 रुपए जोड़ दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। कैरेज आउटवर्ड बिजनेस का खर्चा है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी पर नुकसान हुआ, व्यापार में नुकसान नहीं हुआ, मशीनरी बेचने पर नुकसान हुआ, नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है, 35,000 रुपए का जोड़ दो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बिजनेस का खर्चा। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, किसी कंपनी के शेयर खरीद के बैठे हो, डिविडेंड आ गया 2800 रुपए का, बाबू दुकान से नहीं आई ना इनकम, ये तो शेयर खरीदने से आई इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, हटा दो। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, भैया बैंक नहीं हो आप कि आपके लिए ऑपरेटिंग खर्चा है, नॉन ऑपरेटिंग है। बैंक होते तो बैंक का तो काम ही यही है, लोन पर ब्याज देना, हमारा काम थोड़ी है, ठीक है ना जी। बाबू ऑफिस के खर्चे, ट्रेवलिंग, कमीशन रिसीव, कमीशन पेड, और उसके बाद जितने भी पढ़ते जाओ, बाकी सब ऑपरेटिंग खर्चे या ऑपरेटिंग इनकम है। यही 5 थे, बता दिया, ठीक है जी। मैंने तो 9 की बात करी है, 9 में से 5 इस क्वेश्चन में ही आते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। डन, निकल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बढ़ जाए आगे, चलो जी बाबू 13th क्वेश्चन, मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, अगेन सेम फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग खर्चे जोड़ दो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम बाहर निकाल दो। बाबू रेंट रिसीव और गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, दोनों के दोनों नॉन ऑपरेटिंग इनकम। भैया रेंट रिसीव हुआ, फ्लैट खरीद रखा है, उससे रेंट आ रहा है, दुकान से थोड़ी हो रही है इनकम। या बिल्डिंग बेचने पर कमाया, दुकान से थोड़ी कमाया, 25,000 की नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, बाहर निकाल दो। इंटरेस्ट ऑन लोन, आप बैंक नहीं हो जो आपका ऑपरेटिंग खर्चा होगा, नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है, ब्याज दे रहे हो आप। और डोनेशन यानी कि चैरिटी, ये भी नॉन ऑपरेटिंग खर्चे ऐड कर दो। नेट प्रॉफिट था 1 लाख का, 22,000 के खर्चे जोड़ दो, 25 के माइनस कर दो, 97,000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ये रहा, इनका भी आ गया 97,000, 1 मिनट में सॉल्व हो गया। डन, बढ़े आगे, चलो जी बेटा अब बैलेंस शीट का डिस्कशन करते हैं फटाफट से। तो जब हम ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, उसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखते थे, फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू एंडिंग ऑन 31 मार्च। लेकिन जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसके नीचे सेम स्टेटमेंट नहीं लिखते, उस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट में अंतर है, वजह बता देता हूँ। बेटा जब मैं ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता था, उसके नीचे लिखता था फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू 31 मार्च। इसका मतलब क्या है, ये जो मैं ट्रेडिंग और पी&एल अकाउंट में जितनी भी आइटम लिखूंगा ना, इस पूरे 1 साल की लिखूंगा। सेल्स लिखूंगा इस पूरे 1 साल की, परचेज 1 साल की, डायरेक्ट खर्चे 1 साल के, ठीक है जी। जो भी कुछ लिखने वाला हूँ, स्टेशनरी, लीगल चार्जेस, ऑडिटिंग फीस, डेप्रिसिएशन, जितनी भी इनकम, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, इस पूरे 1 साल की। लेकिन जब मैं बैलेंस शीट बनाता हूं तो मैं लिखता हूं एज एट 31 मार्च 24, यानी कि फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है मेरी एसेट्स की पोजीशन, अभी मैं एसेट्स लिखूंगा राइट हैंड साइड, ठीक है जी। अभी लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा बेटा लाइबिलिटीज। ये मैं बताने चाह रहा हूं कि मेरी एसेट्स की पोजीशन 31 मार्च के दिन ऐसे ऐसे है, मेरी लाइबिलिटीज की पोजीशन 31 मार्च के दिन ऐसे ऐसे है। ऐसे बोलते हैं कि मेरी एसेट्स की पोजीशन 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च ऐसे ऐसे है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक तो 10 बार बदल गई होगी, 10 बार चेंज होगी होगी। 31 मार्च के दिन मेरी मशीनरी 10 लाख रुपए, यहां में मशीन 10 लाख लिख दो तो 31 मार्च के दिन मशीन 10 लाख की है। 31 मार्च के दिन क्लोजिंग स्टॉक है, 31 मार्च के दिन कैश बैलेंस है, 31 मार्च के दिन बैंक बैलेंस है, ठीक है ना जी। अब बेटा आपको फॉर्मेट तो पता ही है, क्योंकि हम अकाउंटिंग इक्वेशन से इस चीज की चर्चा कर रहे हैं, कोई अभी से तो बात नहीं कर रहे। लाइबिलिटीज अमाउंट
एसेट्स और अमाउंट। बेटा पहले एसेट्स की लिस्ट को पूरा करते हैं। बाबू एसेट्स मैंने पिछली बार भी कहा था, आपके लिए सरप्राइज होगा, आपको लगता है हमने एसेट्स पढ़ी कितनी है, बहुत गिनी चुनी सी पढ़ी है, पर बेटा गिनी चुनी नहीं, हमने अच्छी खासी क्वांटिटी में 18 से 20 एसेट्स पढ़ ली है। ठीक है जी, तो आओ फटाफट से इस लिस्ट को पूरा करते हैं एक बार फटाफट से। बाबू एक एक करके सारे एसेट्स के नाम बताएंगे, नंबर सबका आ सकता है। मैं बता देता हूँ कहां से शुरू करते हैं। भव्य तेरे से ही शुरू करते हैं, एक एसेट का नाम बता बाबू। पेटेंट, आगे बढ़। ग्रंथ, टाइपराइटर, मशीन, मशीन की जगह प्लांट एंड मशीनरी लिखते हैं, अपना पुराना ट्रेंड। लैंड एंड बिल्डिंग, कैश इन हैंड, चलो जी, हाँ जी गौरी। डेटर्स, फर्नीचर एंड फिक्सर लिखूंगा। गुडविल, कैशेट बैंक, कैशेट बैंक या बैंक बैलेंस, एक ही बात। सारे बोल दिए, आधे भी नहीं हुए। अरे अभी तो सोचने वाला बहुत कुछ है उसमें, हुआ ही कितना है। अब ये तो 11th क्लास के फर्स्ट डे होती है बात कि मुझे एसेट नहीं पता, आज तो सब पता है। ट्रेडमार्क, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वेरी गुड। बी आर, बिल रिसीवेबल। वृंदा, बोलो बेटा। सारे हो गए? 10 बताऊं यहीं से? मजाक कर रहे हो क्या? हाँ जी, एक्रीड इनकम, हाँ जी सर। साढ़े खाने हैं। इन्वेस्टमेंट बोल दे। डिबेंचर क्या? भाई तूने इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी ना। अरे नहीं नहीं, तो टेंशन क्यों ले रहा? इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी ना, तूने दूसरी कंपनी के डिबेंचर खरीद रखे हैं, या तूने दूसरी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, या फ्लैट खरीद रखा है, सब इन्वेस्टमेंट में कवर हो जाएगा। ठीक है जी, तो बेटर इसके कि हम डिबेंचर बोले। देखो डिबेंचर बोलना गलत होगा, मैं फिर भी बता रहा हूं आपको, क्योंकि कंपनी क्या करती है, कंपनी डिबेंचर से पैसा लेती है। भाई साहब इधर ध्यान दे लो। तो जब डिबेंचर बोलेगा ना, दिमाग में कभी ये नहीं आएगा कि तूने इन्वेस्टमेंट कर रखी है डिबेंचर में, हमेशा ये आएगा इशू कर रखा है, और जब भी डिबेंचर इशू होता है वो लाइबिलिटी होता है। देख समझा देता हूँ। अगर आप कंपनी हो, ये बात वैसे 11th क्लास में पढ़े तो पता, 12th क्लास में पता लगेगी, 11th की है नहीं। आप कंपनी हो, आप क्या करते हो, डिबेंचर मार्केट में इशू करते हो, पब्लिक से पैसे लेते हो। पब्लिक से पैसे लिए आज नहीं तो कल वापस करने हैं, आपकी सिरदर्दी है, लाइबिलिटी होती है डिबेंचर, कभी एसेट नहीं होती है। एसेट कब होती है? आप पब्लिक हो, आपने दूसरी कंपनी का डिबेंचर खरीद रखे हैं, तो आपकी एसेट है कि आपके पैसे वापस आएंगे और ब्याज भी आएगा। तो आपको वर्ड इसके कि आप डिबेंचर बोलो, सीधा बोलो इन्वेस्टमेंट। उसमें इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर आ गया, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आ गया, इन्वेस्टमेंट इन फ्लैट आ गया, इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट इन मूवेबल इमूवेबल, सारी प्रॉपर्टी आ गई, खत्म एक ही जगह पे। इन्वेस्टमेंट, मुझे वृंदा जी यहां से याद रहेगा कि बीआर के बाद आप एसेट नहीं बोल पाए, मैं अभी गिनवाता हूं आपको कितनी और है। हाँ जी सर, और कोई? हाँ जी सर, वेरी गुड। प्रीपेड एक्सपेंस, अभी भी याद है जी तो बता देना वृंदा। हाँ वेरी गुड। कॉपीराइट, अभी मैं पूछता हूँ भाई। हाँ जी सर बताओ। व्हीकल,
चलो जी। हाँ भाई, बता। हाँ, बता, तू बता हर्षित। बोल। बाबू, उसको पेटेंट ही तो बोलते हैं। फॉर्मूलाज और पेटेंट एक ही तो बात होती है। हाँ, लाइफ स्टॉक, वेरी गुड। और कुछ? अभी भी रहते हैं। हाँ जी सर। बताओ सर। और किसी ने कुछ बताना है तो बताओ। डेटर बोला नहीं वाकई किसी ने? ये लिख के, अबे सन्ड्री डेटर और डेटर एक ही तो बात हुई। और कुछ? 20 हो गई। लिस्ट तो और बढ़ सकती है, जितनी मर्जी बढ़ा दो। मैं चाहूं तो यहाँ पर एक आधी एसेट की और बात कर सकता हूं। इसके अलावा भी लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। और बताओ, और कुछ लिखना है? चलो अच्छा, एक बात बताओ, इसमें से समझाना मुझे किसके बारे में, जिसके बारे में ध्यान नहीं आ रहा कि क्या था। फटाफट से बताओ, जल्दी जल्दी बात करो, इसकी समझाना क्या है इसके बारे में मुझे, इसके बारे में समझाऊं। अरे तू अपना पूछ यार, उसको छोड़ दे। उसको क्या आता है छोड़ दे, तूने अपना पास होना है ना, तो मुझसे पूछ। प्रॉब्लम बता। कुछ पूछना है? सब पता है। कोई अगर प्रॉब्लम पूछ ले बता देगा फिर। तो फिर भैया या तो आप पूछ लो या मेरी प्रॉब्लम है। सीधी सी बात। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। बेटा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बहुत सारी कंपनी के लिए एसेट हो सकते हैं। देखो, हर वो चीज हमारे लिए एसेट है जो मुझे एक साल में इनकम नहीं देगी, कई सालों तक इनकम देगी। अब खुद सोचो यार, एंड्रॉयड के बारे में। जिस कंपनी ने एंड्रॉयड बनाया है, उसको एक दिन के लिए इनकम मिल रही है या कुछ टाइम ही इनकम मिलेगी इससे। अब आप सोचो, जितने भी डिवाइस आज की तारीख में बन रहे हैं सब में एंड्रॉयड है। भैया यार, कार में स्टीरियो लगा है, उसमें भी एंड्रॉयड। खाली एंड्रॉयड हमारे फोन्स में नहीं है, ठीक है ना जी। फ्रिज आ रहे हैं, फ्रिज में एंड्रॉयड है। स्मार्ट फ्रिज आ रहे हैं, ठीक है जी। टीवी, उसमें एंड्रॉयड सिस्टम इंस्टॉल है। अब आप सोचो तो सही, कितनी इनकम कमा रहा है और कितनी और कमाएगा आने वाले साल में। कैसे नहीं, उसके लिए एसेट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। विंडोज जिसने बनाया, ठीक है जी, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है जी, विंडोज बनाया। सर एक दिन के लिए इनकम आएगी, एक महीने के लिए इनकम आएगी, कई साल उनको ये चीज इनकम देगी। ठीक है ना जी। और बताओ फटाफट से। सबकी बाकी प्रॉब्लम खत्म है? मैं पूछ लूं फिर अब? चलो मैं पूछ रहा हूं। ट्रेडमार्क। बेटा अगेन, ट्रेडमार्क आपके लिए एसेट हो सकती है। पिछली बार ट्रेडमार्क समझाने के लिए मैंने ना बेटा पहले बहुत सारी बातें बताई थी, पर अब बहुत सारी नहीं, पहले एक ही बात बोलूंगा और उससे रिलेट कर दूंगा। बेटा ब्रांड क्या होता है बाबू? अपने किसी भी प्रोडक्ट को या तो नाम देना, या बेटा लोगो देना, या बेटा सिंबल देना, कोई फोटोग्राफ, सिग्नेचर, या इन सब का कोई कॉम्बिनेशन, ये बेटा ब्रांड होता है। ज्यादातर लोग अपने ब्रांड को बेटा नाम और लोगो, इनके कॉम्बिनेशन से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ऑडी एक नाम है, साथ में बेटा एक लोगो है, ठीक है जी, कहने की बात ही नहीं। बेटा नाइकी एक नाम है, एक बेटा लोगो है, कहने की बात नहीं। amazon एक नाम है, साथ में बेटा एक लोगो है, ठीक है जी, कहने की बात नहीं। amazon का इसका तो मतलब समझते होंगे ना, फ्रॉम ए टू जेड सब कुछ हम बेचते हैं, ऐसा amazon का ये सिंबल बोलता है। ठीक है जी। तो बाबू, बहुत सारे कंपनीज नाम का और अपने लोगो का इस्तेमाल करते हैं।
बाबू ऐसा भी है कि कोई फोटोग्राफर नाम का भी इस्तेमाल करता है, एमडीएच, नाम एमडीएच और बेटा फोटोग्राफ है। पार्ले जी नाम और फोटोग्राफ, एक ब्रांड है रेड एंड टेलर, वह नाम और सिग्नेचर का इस्तेमाल करते हैं। रेड एंड टेलर साइन है एक पर्सन के और नाम है। तो बेटा अब ये बहुत सारे चीजें, बहुत सारे कॉम्बिनेशन ब्रांड बनते हैं। अब बेटा अगर आप अपने ब्रांड को लीगली प्रोटेक्ट कर लो, लॉ से प्रोटेक्ट करा दो फ्रॉम बीइंग कॉपीड, कि कोई कॉपी ना कर पाए, तो उसे ट्रेडमार्क बोलने लगते हैं। जिस मर्जी हिस्से को प्रोटेक्ट करा सकते हो। मैंने प्रोटेक्ट कराया है तीनों हिस्सों को, नाम को भी, लोगो को भी और टैग लाइन को भी। मैंने तीनों चीजों को प्रोटेक्ट कराया हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ ज्यादातर कंपनियां सब कुछ ही प्रोटेक्ट करा लेती हैं। ठीक है जी, नाम भी, लोगो भी और टैग लाइन भी। बेटा ये ब्रांड ना जिस दिन रजिस्टर हो जाता है उस दिन कहलाता है ट्रेडमार्क। कोई भी ब्रांड जिस दिन रजिस्टर हो जाता है लॉ के पास उस दिन कहलाता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मिलते ही फायदा क्या हो गया, अब बेटा कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। जैसे कि बेटा मैं कहूं आज की तारीख में कोई एक नया स्टोर खोले सहारनपुर में और बेटा नाम रख दे रिलायंस, क्या दिमाग में इंप्रेशन जाएगा? मुकेश अंबानी जी ने कोई नया स्टोर खोला है, ऐसा दिमाग में इंप्रेशन जाने लगेगा। अच्छा अनड्यू एडवांटेज है क्या नहीं है रिलायंस के नाम की, ये तो मानते होंगे ना। छोटे मोटे ब्रांड को छोड़ दो, बड़े ब्रांड का नाम सोचोगे तो आपको लगेगा यार बड़ी अनड्यू एडवांटेज ली जा सकती है। बेटा ट्रेडमार्क लेने से यही होता है कि कोई भी आपके नाम का अनड्यू एडवांटेज नहीं ले सकता। ये सालों साल इस नाम की वजह से आप कमाओगे, सालों साल। भाई कंपनी है रिलायंस, किसी के इंसान के जाने से तो नहीं जाएगी ना, मरेगी तो नहीं ना। क्या पता है रिलायंस अगले 1000 साल तक हो इंडिया में, देखा किसने? और देखेगा कौन हम में से? कोई भी नहीं देखेगा। 1000 साल तक भी कमा सकती है पैसा, कोई एक साल नहीं कमा सकती। ट्रेडमार्क है, अपने नाम की वजह से कमाएगी। क्लियर है जी बात? और पूछो, किसी ने कुछ पूछना है तो पूछो जी। कॉपीराइट, बेटा कॉपीराइट इंडिया में किसी भी लिटरेरी वर्क के लिए हो सकता है। कॉपीराइट इंडिया में किसी भी लिटरेरी वर्क के लिए हो सकता है। ठीक है जी, लिटरेरी वर्क मतलब कोई भी काम जो लिखा हुआ हो। बाबू पिछली बार हमने बात करी थी बेटा बुक्स की, या मैं बात करता हूं बेटा बॉलीवुड, ये जो जितना भी हमारा फिल्म मेकिंग वाली इंडस्ट्री है, चाहे वो बॉलीवुड है चाहे हॉलीवुड है चाहे कोई भी है। बाबू जब भी आप कोई कंटेंट लिखते हो, आपने कोई वेब सीरीज लिखी या बेटा कोई मूवी लिखी या बेटा कोई सॉन्ग कंपोज किया, आप बेटा जब भी म्यूजिशियन को सुनाओगे या डायरेक्टर प्रोड्यूसर को बताओगे अपनी मूवी के बारे में, तो सीधा बस बताने नहीं चले जाओगे। आप बताओगे अगले दिन वो मूवी बनानी शुरू कर देगा, 2 महीने में मूवी आ जाएगी, आप कहोगे यार तो मैंने लिखा था। आप सबसे पहले उसको रजिस्टर कराते हो, उसका कॉपीराइट लेते हो अपने नाम पर। समझ में आई बात? बेटा देखो फोटो स्टार्ट करना, कॉपीराइट का मतलब ये नहीं है कॉपी करना क्राइम है। कॉपी करना क्राइम नहीं है। एनसीईआरटी की बुक है भैया, आपने फोटो स्टार्ट करा ली, ये क्राइम नहीं है। फोटो स्टार्ट करा ली लेकिन उसके बाद ये कह दिया मैंने लिखी थी, ये क्राइम है। ठीक है ना जी? और आप देखते हो बेटा जितनी भी बुक्स हैं सब पे लिखा होता है ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड टू दिस एंड दैट पब्लिशर या दिस एंड दैट ऑथर, लिखा होता है ना। इनिशियल 2-3 पेज पे लिखा होता है। यार अब आप ये बात सोचो, जो हम बुक पढ़ते हैं अकाउंटेंसी की, डीके गोयल सर की, एक बात बताओ, उन्होंने कॉपीराइट लिया, बुक लिखी, कॉपीराइट ले लिया, एक दिन के लिए बेनिफिट है, एक महीने के लिए है? चलो आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, 2009 में 8-9 मेरा 11th का सेशन था, 2008-9 मैंने ये बुक पढ़ी थी सेम, और शायद जिन्होंने मुझे पढ़ाया था उन्होंने भी सेम बुक पढ़ रखी है। अब कितने साल से बेनिफिट मिल रहा है और कितने और साल मिलता आएगा, कैसे कॉपीराइट एसेट नहीं? सर जो मूवी लिखते हैं, अभी मान लो पुष्पा 2 की सक्सेस आपने देख ली, जिसने लिखा होगा, आपको क्या लगता है थोड़ा पैसा मिला होगा? सर कैसे आप कह दोगे कि मतलब कुछ ही टाइम के लिए पैसा मिलेगा? मैं आपको ये भी बता देता हूँ, कई बार ना लोगों का भ्रम होता है कि मैंने एक गाना लिख दिया, मुझे तो एक ही बार पैसा मिलना है, इसी बार मिल जाएगा और खत्म हो जाएगी कहानी। सर दोबारा भाग्य कब चले, ये जो किस्मत है ना,
ये किसकी कब चल पड़े किसी को नहीं पता, ठीक है ना। वो राजा से रंग और रंग से राजा भैया कब बन जाए पता नहीं लगता। तो वो कई बार आपने देखा है, अभी जो लेटेस्ट मूवी आ रही है, पुराने पंजाबी सॉन्ग बार बार रिमिक्स डल डल के दोबारा आ जाते हैं। भैया जिसने जब लिखा था तब भी कमाया था, उसने आज भी कमाया, गाना दोबारा भी आपने ही दिया, तो पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा भैया। कब मिल जाए ये नहीं पता। क्लियर अच्छी बात, समझ में आई इतनी बात? ठीक है जी, आज थोड़ा सा बैच को विराम दे देते हैं, ठीक है जी। मैं और आगे नहीं पढ़ा रहा, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।